प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे और अगले चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर और तुम्हारे MS चौहान और हिमांशु पांडे में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। तो छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको निपटा लिया जाए। और इस पे मेनली इसमें देखो, जो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सारा ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कॉन्सेप्ट में ही है। सब कुछ कुछ अलग से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट में जो चीज आएगा वही चीज पूछने की संभावना रहती है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और एक बार तुम इस वीडियो को कर लोगे तो तुम किसी भी बुक को कर सकते हो, राइट। इस वीडियो को कंप्लीटली तुम अच्छे से समझ जाओगे। चीज इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है, अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम समझ जाओगे तो तुम कोई भी किताब लगाने बैठोगे तुम आसानी से उस बुक को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई साहब, चलिए तो हम लोग आते हैं काम पे और काम को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। ठीक है, अच्छा एक और है कि जिन बच्चों ने, मतलब होता क्या है यूजुअली आइसोमेरिज्म का अभी तक पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एक बार सब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो अब देख लो, ठीक है ना, अब टाइम वेस्ट मत करो और अब देख लो आइसोमेरिज्म के वीडियोस को देख के कंप्लीट करो। क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और आराम से क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, अगर मान लो डाउट्स वगैरह रहे तो कमेंट जरूर करना। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो वीडियोस में, so I request all of you to please do comment in video, and if there is any scope of improvement, please let me know as well, right? So let's start with the topic now. देखो भाई, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे होता है। सबसे पहली बात, अपने को पता है कि सिग्मा बॉन्ड में होता है फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन फ्री है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। तो इट अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है और उसके वजह से ये कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद तुमको समझाऊंगा कि इसको हम लोग ट्रू आइसोमर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एक आइसोमर का जो फॉर्म होगा, एक कन्फॉर्मर जो होगा वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा वापस से उसमें आ सकता है। मतलब दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, और अगर इंटर कन्वर्टिबल है इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको दे आर नॉट true isomers, right? So conformers are not true isomers. क्यों? as they are interconvertible, interconvertible एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग ट्रू आइसोमर नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब समझेंगे कैसे यार आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। देखो जैसे मान लो कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ और यहाँ के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से कोई तीन ग्रुप जुड़ा होगा। मान लो अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन में तीन हाइड्रोजन होगा इस कार्बन से। तो तीन हाइड्रोजन अगर मेरे पास, समझो तुम ऐसा, तीन हाइड्रोजन रहा, एक दो तीन, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन होगा, एक एक दो तीन, ऐसा। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, मान लो एक कार्बन को फिक्स कर दूं और इस कार्बन को इस बॉन्ड के बाद रोटेट कर दूं, तो इसका जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, बट इसका बॉन्ड सब घूम जाएगा कि नहीं स्पेस में। और जैसे ही घूमेगा तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स आते हैं, अलग अलग प्रकार का रिपल्सन होता है और मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। और जैसे ही प्रॉपर्टी चेंज होगा तो हम लोग आइसोमर बोलते हैं। बट ट्रू आइसोमर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है, तो ये रोटेट होकर वापस से जो था वो बन जाएगा कि नहीं, इसी वजह से इंटर कन्वर्टिबल हो जाएगा, तो हम इसको ट्रू आइसोमर नहीं बोलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसमें दो प्रोजेक्शन है, एक तो न्यूमन प्रोजेक्शन है और एक सॉहर्स है। सॉहर्स बस समझने के लिए समझ लो, मेनली क्वेश्चंस हम लोग न्यूमन से ही करेंगे।
तो सोहर्स प्रोजेक्शन में क्या है, हम लोग इसमें सबसे पहले कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन उसी से समझते हैं। सोहर्स, सोहर्स में 2 कार्बन होता है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ठीक है। इसको अपन फ्रंट कार्बन बोलते हैं, सामने वाला कार्बन, और ये रियर कार्बन है, पीछे वाला कार्बन। अब अगर मैं इथेन को देखूं प्यारे बच्चों, तो इथेन में CH3 CH3 है, मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गया। वैसे इससे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब तुम अगर इफेक्टिवली देखो तो इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड है। तो बॉन्ड बॉन्ड आपस में सामने सामने, वैसे मैं बोल सकता हूं कि इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन एकदम सामने सामने, एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा, इसी के सामने दूसरा हाइड्रोजन है कि नहीं। ऐसे नीचे वाला भी, ये हाइड्रोजन इसके सामने, ये हाइड्रोजन इसके सामने, एकदम सामने सामने। अगर मैं सामने से देखूं, ऐसे फ्रंट से देखूं, तो सामने वाला तीनों दिखेगा, पीछे वाला उसके जस्ट पीछे है तो वो दिखेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? तो ये तो लैटरल व्यू है, साइड से देख रहे हो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ऐसे कन्फॉर्मर्स को बोला जाता है इक्लिप्स्ड, जिसमें सामने सामने ग्रुप्स भी सामने सामने हो और बॉन्ड भी सामने सामने हो। ऐसे कन्फॉर्मर्स को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर बोलते हैं। अब बेटा क्या करो, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखो, पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दो, ठीक है, 60 डिग्री घुमा दो। जैसे ही 60 डिग्री, तो सामने वाले को एज इट इज रख रहा हूं और पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दिया, तो ये एज इट इज है, तो एच ऊपर ही है, एक एच इधर है, एक एच इधर है, ठीक है। अब इसको मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये एच ऐसा आ गया, एक एच ऐसा आ जाएगा, और एक एच ऐसा आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों के बीच में ऐसा आ जाएगा, मतलब ये 2 हाइड्रोजन ऐसा है और पीछे वाला हाइड्रोजन इसके बीच में, ऐसा समझो, ऐसा आ जाए। बीच मतलब दूर है तो पीछे, बट इन दोनों के बीच में ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री पे। तो ये इसके बीच में आ गया, ये ऐसा समझो, ये ऐसा है और ये वाला हाइड्रोजन इसके बीच में ऐसा, इधर से देखोगे तो बीच में दिखेगा एकदम। वैसे ही इधर से देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है तुमको, ये इन दोनों के बीच में दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं। तो मतलब बिल्कुल ये पलट गया, ऊपर चला गया, ऐसा होगा। ऐसे वाले में अगर तुम देखो तो इसके जो बीच में है ये एंगल तो 120 है, ये वाला एंगल कितना है? 120। जैसे ही बीच में हाइड्रोजन आ गया तो बढ़ जाएगा 60 और 60 में, तो एंगल्स कितने आ जाएंगे? 60 डिग्री आ जाएंगे। तो ये वाला जो होगा वो स्टैगर्ड है, ठीक है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। यही चीज तुम जब न्यूमन प्रोजेक्शन में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे सोहर्स में जब तुम देखते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, बट जैसे न्यूमन में आएगा तो ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा तुमको, इसलिए सोहर्स इतना फेमस नहीं हो पाया बेचारा, ठीक है। तो आई होप तुम समझ पाए हो, ये स्ट्रक्चर्स जो है उसको तुम समझ पाए हो, ठीक। कि फ्रंट को एज इट इज रखा, पीछे वाले को साइड, क्योंकि फ्री रोटेशन है इसके अबाउट क्या है? फ्री रोटेशन, तो 60 डिग्री घुमा दिया, तो ये वाला कन्फॉर्मर हो गया स्टैगर्ड। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड और सामने वाला बॉन्ड दोनों एक दूसरे के सामने सामने नहीं है, 120 डिग्री पे। मैं पेन के थ्रू समझाता हूँ, देखो। देखो समझो, ये है, ये तुम्हारा सामने वाला कार्बन है, ठीक है भाई, फ्रंट कार्बन, ठीक। और अगर पीछे वाले कार्बन पे भी सेम टू सेम ऐसा ही बॉन्डिंग हो, ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ वाले कार्बन पे ऐसा बॉन्डिंग हो, ऐसा कि ये इसके सामने हो, ये इसके सामने हो, ये इसके सामने, उसको बोलते हैं इक्लिप्स, ठीक। और जैसे ही ये पीछे वाला में ये जो हाइड्रोजन है जो नीचे था, अब इसको मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो जो पीछे वाला है, इस जहां से मैं हटा रहा हूँ, पीछे वाला जो कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन होगा ये ऊपर आएगा इसके बीच में,
तो तुम जो सामने से देखोगे तो तुमको तो दिखेगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। जो 120 सामने वाला का है, पीछे वाले को एक साथ मर्ज कर दे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। कितना बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। तो इस केस में डाईहेड्रल एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा मैं फाइट मार रहा हूं ताकि तुमको चीजें समझ में आए, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही वही है कि तुमको चीजें समझ में आए, ठीक है। इसका लिख लेना, फोटो वोटो खींच लेना अपना। अब देखो इसको मैं तुमको और अच्छे से समझाता हूँ। इसको अलग से एक स्लाइड होगा उसमें करते हैं। इसका हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन देखते हैं। देखो इथेन का ही ना, न्यूमन में क्या होता है, जो तुम्हारा इथेन है, ये इथेन है, CH3 एक को इसमें फ्रंट मान लो, एक को रियर यानी बैक कार्बन मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा है फ्रंट कार्बन, ये जो देख रहे हो सर्कल, ये जो सर्कल दिख रहा है वो सर्कल ही फ्रंट कार्बन है। और ये जो बड़ा ये जो पॉइंट दिख रहा है ये फ्रंट कार्बन है, और ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये तुम्हारा रियर कार्बन, पीछे वाला कार्बन है, ठीक है। अब बेटा फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, फ्रंट कार्बन से तीन हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, 3 लगा देंगे। रेयर कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, रेयर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीनों लगा देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें तुमको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं कि इन दोनों के बीच का जो डाईहेड्रल एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्लियरली दिख रहा है। ये जो डाईहेड्रल एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। क्लियरली दिख रहा है, जो तुमको सॉहर्स में सही से नहीं दिख रहा था, इसमें एकदम क्लियरली दिख रहा है। ये डाईहेड्रल एंगल है। अच्छा ये कैसा है, क्या बॉन्ड एक दूसरे के सामने सामने है, नहीं। कितने पे है, 60 पे। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। तो ये तुम्हारा क्या है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है। अच्छा एक और बात, अब इस स्टैगर्ड को मैं घुमाऊं 1 डिग्री तो इस बीच में इनफाइनाइट कन्फॉर्मर आएगा, क्योंकि 0 से 60 डिग्री में तो इनफाइनाइट नंबर है ना, तो इस बीच में इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि इथेन का कितना कन्फॉर्मर है तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट है। बट जो मेन रहेगा 2 एंड वाला उसको हम लोग देखेंगे 60 डिग्री पे। अब अगर मैं 60 डिग्री पूरा घुमा दूं कंप्लीट तो क्या होगा, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखेंगे, रियर को 60 घुमाएंगे तो ये H इस H के पीछे आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री घूम जाएगा, तो ये जो H है ये इस H के पीछे आ जाएगा, और ये जो H है वो उस H के पीछे आ जाएगा। तो तुम्हारा कैसा सीन हो जाएगा, देखो। कीपिंग फ्रंट कार्बन एज इट इज, फ्रंट को एज इट इज रखना है और पीछे वाले को 60 डिग्री घुमाना है, घुमा रहे हैं। फ्रंट में वैसे ही जैसा था वैसा लिख देंगे, ठीक। और पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा रहे हैं। 60 डिग्री, ये इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, इसके जस्ट पीछे व्हाइट वाला ऐसा आ जाएगा, इसके जस्ट पीछे व्हाइट वाला आ जाएगा, इसके जस्ट पीछे व्हाइट वाला आया। इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, सामने सामने। अब बेटा यहाँ पे 2 चीज बताऊंगा मैं तुमको। एक होता है स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन। 2 ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन हो, 2 ग्रुप्स जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, CH3 मिथाइल मिथाइल, ठीक है। स्टेरिक रिपल्सन होता है जो 2 ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन हो, रिपल्सन बिटवीन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन हो उस रिपल्सन को क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है कि नहीं, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, हाई स्टेरिक रिपल्सन है कि नहीं, बोलो। वेरी गुड, यहाँ हाई स्टेरिक रिपल्सन है। इस केस में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिवली कम स्टेरिक रिपल्सन है। अब दूसरा चीज होता है टॉर्सनल स्ट्रेन।
दूसरा चीज होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है समझो, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये एक बॉन्ड दिख रहा है और ये दूसरा बॉन्ड है पिंक वाला, इस दोनों बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों का, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। तो सॉरी, उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। सो इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच में जो रिपल्सन है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। इस बॉन्ड में मान लो यहाँ पे एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है, इसके बीच में जो रिपल्सन है इसी रिपल्सन को क्या बोला जाता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। इसी रिपल्सन को क्या बोला जाता है? टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। क्लियर? अब तुम क्लियरली देखो इसको और मेरे को बताओ, क्या इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है और क्या इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा है? दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, तो स्टेरिक रिपल्सन भी ज्यादा है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सो इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। क्लियर? और कोई सवाल पूछा जाए कि इथेन का कितना कन्फॉर्मर है, तो तुम्हारा आंसर होगा इनफाइनाइट। बट इसमें जो दो मेन है उसको पढ़ रहे हैं, बीच वाला जितना भी होता है उसको हम लोग स्क्यू कन्फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर। आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। बीच वाला जितना भी होगा, जैसे मान लो एक कन्फॉर्मर ऐसा कोई तुमने बना दिया, ये इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ, एच एच एच, और एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ, ये मान लो कुछ 10 डिग्री पे डायहेड्रल एंगल मान लो इसका हमने ले लिया, कुछ 10 डिग्री ले लिया डायहेड्रल एंगल, तो ये कैसा, इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फॉर्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फॉर्मर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये स्क्यू और स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, द आंसर इज स्टैगर्ड, क्योंकि स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो उसमें स्टेरिक रिपल्सन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब क्या होगा? कम होगा। अच्छा, अगर तुमको बोलूं कि स्क्यू और इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हारा सिंपल आंसर होगा सर स्क्यू होगा। ये कोई पूछने वाली बात है? क्योंकि इक्लिप्स्ड में तो डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, सामने सामने है, खतरनाक रिपल्सन हो रहा होगा, स्टेबिलिटी एकदम कम। गॉट इट? आई होप सो। इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा? एनर्जी डायग्राम कैसा होगा? इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा? देखो, इधर है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और इधर है तुम्हारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल दो, या इसको तुम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट से अच्छा तुम एंगल ऑफ रोटेशन सीधा सीधा लिखो, इसमें इतना समय लगेगा, सीधा सीधा लिखो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे जैसे तुम रोटेशन करते जाओगे, जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा ये चेंज, ऑब्वियसली एक बार इक्लिप्स आएगा, फिर 60 डिग्री घुमा दिया, फिर स्टैगर्ड, फिर 60, फिर इक्लिप्स, फिर 60, फिर स्टैगर्ड, घूमता रहेगा कि नहीं? तो मान लो मैं इस इक्लिप्स से स्टार्ट करता हूं, तो इक्लिप्स स्टैगर्ड से, सॉरी स्टैगर्ड से स्टार्ट करता हूं, स्टैगर्ड से फिर चला गया इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, इक्लिप्स, 60-60 डिग्री जैसे ही घुमाते जाओगे ये अपना चेंज करता जाएगा, और बीच वाला जो भी होगा वो स्क्यू होगा। ये तुम्हारा कौन सा होगा? स्टैगर्ड। ये कौन सा होगा? इक्लिप्स। ये कौन सा होगा? स्टैगर्ड। ये कौन सा होगा? इक्लिप्स्ड। ये स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स। कैसे समझ आ रहा है? इक्लिप्स का एनर्जी क्या है? ज्यादा, क्योंकि इक्लिप्स का स्टेबिलिटी क्या था? कम,
और स्टैगर्ड का एनर्जी क्या है, कम। देख रहे हो, अगर मैं इधर जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है एंगल ऑफ रोटेशन, अब और 60 बढ़ा दिया तो इक्लिप्स आ गया, फिर 60 बढ़ा दिया स्टैगर्ड, फिर 60, फिर 60, तो स्टैगर्ड इक्लिप्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। सो दिस इज एनर्जी डायग्राम। अच्छा, न्यूमन प्रोजेक्शन तुमने कर लिया। अब हमने वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट किया था, अगर तुमको याद हो तो। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर न्यूमन है तो उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करें। अगर न्यूमन प्रोजेक्शन दिया और बोला उसको फिशर में कन्वर्ट करो, तो सिंपल होता है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इक्लिप्स्ड न्यूमन, इक्लिप्स्ड न्यूमन इज बाय डिफॉल्ट फिशर। अगर मान लो न्यूमन तुमको स्टैगर्ड वाला दिया हुआ है तो रोटेट करके इक्लिप्स बना लो और उसका फिशर कर लो। मतलब क्या है कि मान लो तुमको ये दिया है यहाँ COOH, यहाँ दिया है H, यहाँ दिया है OH, ठीक है। और यहाँ दिया है COOH, यहाँ दिया है H और यहाँ दिया है OH, और बोला इसका क्या करो, इसका बनाओ तुम फिशर। तो तुम क्या, ये तो स्टैगर्ड है ये कैसा है, स्टैगर्ड है। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करके इसको इक्लिप्स बनाएंगे। पहले इसको इक्लिप्स बनाओ, तो इक्लिप्स बनाएंगे, फ्रंट को एज इट इज रखते हैं, पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा देते हैं, ठीक है। फ्रंट को एज इट इज रख रहे हैं। फ्रंट में कौन था, यहाँ OH है, यहाँ पे H है और ऊपर COH है। पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा दो, तो ये जो COH है ये इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ये जो H है ये इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और इस OH के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, OH के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, OH। ये इक्लिप्स्ड है। अब इसमें तुमको कितना कायरल सेंटर दिख रहा है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला सर्कल, दोनों कायरल है क्योंकि सब अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 क्रॉस बनाओ, इसका 2 क्रॉस बना दिया। अब एक COH ऊपर लिखो और दूसरा COH को नीचे लिखो, और दोनों पे देखो, इस कार्बन पे राइट साइड में H है और बड़े वाले सर्कल वाले कार्बन पे भी राइट साइड में H है, तो दोनों का राइट साइड में H है। लेफ्ट साइड में दोनों पे क्या है, OH, दोनों पे क्या है, OH। ओ माय गॉड सर, ये तो टार्टरिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, ये तो टार्टरिक एसिड बन गया। और तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ एक कायरल, यहाँ एक कायरल, 2 कायरल, और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। कायरल 2 और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। सर इसका मतलब ये मेजो तो नहीं है। हाँ सर, ये मेजो टार्टरिक एसिड है। ये कैसा है, मेजो है। ये जो मॉलिक्यूल दे रखा था तुमको न्यूमन में, उसको देख के कभी तुम बता सकते थे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं। तो जब तुमसे पूछा जाएगा न्यूमन देके कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, न्यूमन देख के मत बताना, उसको पहले फिशर में कन्वर्ट करना। फिशर में कन्वर्ट करोगे, क्लियरली दिख जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री फिशर में देखना ज्यादा आसान होता है। अब यही क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा, मैंने तुमको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा दिया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आते हैं। कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन। देख, प्रोपेन बिल्कुल इथेन जैसा ही है। क्यों, क्योंकि प्रोपेन में अगर तुम देखो तो CH3 CH2 CH3। अब तुम कन्फॉर्मर या तो इस बॉन्ड के अबाउट निकालोगे या इस बॉन्ड के अबाउट, क्योंकि कन्फॉर्मर तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड होता है, तो या तो इस बॉन्ड का या इस बॉन्ड का। अगर मैं किसी एक बॉन्ड का करूं, C1 C2 का करूं, मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन का, तो अगर मैं C1 C2 के अबाउट देखूं तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, बस। और कुछ थोड़ी बदला है इसमें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इस कार्बन से मान ले क्या क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन चिपका दिया, और दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन और तीसरा है मिथाइल, बस यही तो अंतर है। ये तुम्हारा स्टैगर्ड है। अब इसी का मैं 60 डिग्री घुमा दूं, ये इक्लिप्स हो जाएगा। H H H, इसके जस्ट पीछे आ जाएगा CH3, जस्ट पीछे H, जस्ट पीछे H, ये तुम्हारा क्या आ गया, इक्लिप्स्ड। सेम टू सेम इथेन जैसा आया कि नहीं आया, सेम टू सेम इथेन जैसा आ गया। क्या इसका एनर्जी डायग्राम भी सिमिलर आएगा, बिल्कुल सब चीज सेम है भाई, बस उसमें H था इसमें CH3 है, मतलब उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, क्योंकि उसमें H और H के बीच में स्टेरिक रिपल्सन था, यहाँ H और CH3 के बीच में स्टेरिक रिपल्सन है, तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा, और डायग्राम तो एक ही जैसा बनेगा, सब कुछ एक ही जैसा रहेगा, गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, छाप लो। कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में भी एक और बात समझो, ब्यूटेन तुम्हारा है CH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, CH2 CH3, ये इथाइल है। अगर मैं C1 C2 के अबाउट देखूं तो एक कार्बन से है 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल, मिथाइल की जगह यहाँ इथाइल हो गया, प्रोपेन में मिथाइल था यहाँ इथाइल हो गया। अगर C1 C2 के अबाउट देखूं तो C1 C2 के अबाउट प्रोपेन जैसा ही हो जाएगा, इसलिए C1 C2 के अबाउट देख के कोई फायदा नहीं है, अबाउट C2 C3 में मजा है। ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, C1 C2 मतलब फर्स्ट और सेकंड, C2 C3 मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन, 1 2 3 4, तो सेकंड थर्ड कार्बन, तो सेकंड थर्ड में देखो, सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, और थर्ड कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, तो इसमें मजा आएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो चलो इसको देखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना क्या होगा। मैंने फ्रंट कार्बन से क्या क्या है बेटा, फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, लगा दिया, और पीछे वाले कार्बन से क्या है, उससे भी 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, लगा दिया। यहां देखो CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट, H और H ऑपोजिट, सब ऑपोजिट, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। CH3 जो भारी ग्रुप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ऐसे कन्फॉर्मर को बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं, एंटी कन्फॉर्मर, ये एंटी है। ठीक, अब क्या करो, फ्रंट को एज इट इज रखो और रियर कार्बन को 60 डिग्री घुमा दो, फ्रंट को एज इट इज रखो, रियर कार्बन को 60 डिग्री घुमा दो। फ्रंट में यहाँ पे H था, यहाँ पे H था और यहाँ पे CH3 था, रियर को 60 डिग्री घुमाओ, रियर को जैसे ही 60 डिग्री घुमाओगे तो ये जो H है ये CH3 के पीछे आ जाएगा, H आ जाएगा CH3 के पीछे, ये जो H है ये H के पीछे आ जाएगा, और ये जो CH3 है ये इस H के पीछे आ जाएगा। ये इक्लिप्स जैसा दिख रहा है कि नहीं, इक्लिप्स तो है, लेकिन जो कंप्लीट इक्लिप्स होगा वो CH3 के पीछे CH3 जाएगा तो होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। फिर 60 घुमा दो, अब 60 घुमाओगे तो H यहाँ पे, ये H यहाँ पे और CH3 के बगल में स्टैगर्ड वाला कन्फॉर्मर आएगा, बट स्टैगर्ड में उसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं, बताता हूँ क्या। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ CH3 है, और ये वाला H यहाँ आ गया, ये वाला H नीचे आ गया और यहाँ का CH3 यहाँ आ गया। ये देखो CH3 थोड़ा पास आया है तो, लेकिन ये स्टैगर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस, गॉस कन्फॉर्मर नाम है इसका, गॉस। वैसे तुम स्टैगर्ड भी बोल सकते हो, स्टैगर्ड गॉस एक ही रहता है। ठीक, अब क्या करो, अब फिर जब इसको 60 घुमाओगे तो ये पूरा फुल्ली इक्लिप्स हो गया, एकदम इसके सामने सामने आ जाएगा, तो इसको एक बार छापो, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा।
अब मैं इसको फिर से क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। फिर से इसको मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। H H CH3 और जो CH3 है वो CH3 के पीछे आ गया, ये H इस H के पीछे आ गया, ये H इस H के पीछे आ गया। इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये कैसा बन गया, फुल्ली इक्लिप्स्ड। मैक्सिमम रिपल्सन, टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक रिपल्सन सब मैक्सिमम हो रहा है। फिर 60 घुमा दो। जैसे ही 60 घुमाओगे यही स्ट्रक्चर आएगा, इधर है ये इस साइड आ जाएगा। तो फिर 60 घुमाने पे वापस से ये गॉस फॉर्म बन रहा है, H H CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H। कैसा बना, गॉस। फिर 60 घुमाओ, पार्शियल इक्लिप्स। फिर 60 घुमाओगे ये CH3 इसके जस्ट पीछे आ गया, H H CH3 और इसके जस्ट पीछे CH3, इसके जस्ट पीछे H, इसके जस्ट पीछे H। ये कैसा आ गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब बेटा अगर फिर 60 घुमा दोगे, फिर 60 घुमा दोगे तो वापस से वो क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा। फिर 60 घुमाओगे वो वापस से एंटी आ जाएगा। क्यों, ये CH3 सामने सामने आ जाएगा, एंटी आ जाएगा। ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन हुआ है, ये कंप्लीट 360 डिग्री। तो इसमें अब इसके अंदर तो बनेंगे इसमें भी इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स, क्योंकि कोई आधा डिग्री, 0.1 डिग्री ये सब भी तो रोटेट हो रहा होगा, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर 4 बना है। कौन कौन सा, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, गॉस और फुल्ली इक्लिप्स। बाकी ये तो रिपीट ही हो रहा है, गॉस और पार्शियली इक्लिप्स। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना है। कौन कौन सा, एंटी, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, गॉस, फुल्ली इक्लिप्स। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब ये 4 आ गया। अगर इन चारों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करा जाए, तुम ही लोग अपने मन में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सबसे ज्यादा एंटी है, कोई रिपल्सन नहीं है। ठीक, 2 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे गॉस आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत कम है, स्टेरिक रिपल्सन भी कम है क्योंकि 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल है। और तीसरे पे आ जाएगा पार्शियली इक्लिप्स, क्योंकि इसमें रिपल्सन है, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज्यादा। टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक रिपल्सन किस में है, फुल्ली इक्लिप्स में। तो इसलिए सबसे स्टेबल एंटी, फिर गॉस, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का सीक्वेंस लिखूंगा, अगर मैं स्टेबिलिटी का सीक्वेंस लिखूंगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एंटी। एंटी के बाद कौन है, गॉस। गॉस के बाद कौन है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। और इसके बाद कौन है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं। इसका एनर्जी डायग्राम देखो, इस तरफ वापस से क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, और इस तरफ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी, तो सबसे नीचे कौन रहेगा, सबसे कम एनर्जी किसका होगा, एंटी का। एंटी से स्टार्ट करते हैं, एंटी पे ही खत्म होगा, एंटी से स्टार्ट करके। एंटी से स्टार्ट किया, ये सीन है। देखो ये तुम्हारा पहले क्या था, एंटी। एंटी के बाद क्या बना था, पार्शियल इक्लिप्स। मैं पार्शियल इक्लिप्स को पी लिख रहा हूं। फिर क्या बना था, गॉस। गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा है पार्शियल इक्लिप्स से,
सॉरी गॉस की स्टेबिलिटी एनटी से कम है, पार्शियल इक्लिप्स से ज्यादा है, इसलिए बीच में एनर्जी आएगा इसका। ठीक है, अच्छा ये और ये सेम लेवल पे रहेंगे, ये और ये सेम लेवल पे रहेंगे। ठीक है, चलो अब ये कौन है, ये है तुम्हारा फुल्ली इक्लिप्स। फिर ये कौन है, ये है तुम्हारा गॉस। ये कौन है, पार्शियली इक्लिप्स। और ये कौन है, एंटी। ये तुम्हारा एनर्जी डायग्राम बन गया। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम रहेगी तो वो नीचे, जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी तो पार्शियली फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स ये सब ऊपर है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी डायग्राम। अब आते हैं कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे। साइक्लोहेक्सेन का वैसे तो इसका भी इनफाइनाइट कन्फॉर्मर आएगा, बट इसका भी 4 मेजर कन्फॉर्मर आता है। मेजर, देयर आर 4 मेजर कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है चेयर कन्फॉर्मर। ठीक है, सो देयर आर 4 मेजर conformers of cyclohexane, out of which chair is most stable. चेयर कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल है। चेयर कन्फॉर्मर कुछ ऐसा बनता है, मैं चारों बना देता हूं। चेयर कुछ ऐसा बनता है, इसके अंदर ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D को 2D में बनाया है। इसके अंदर हर एक 6 का 6 जो एंगल होगा वो 111 डिग्री होता है, 111 डिग्री। अब तुमको पता है ये टेट्राहेड्रल है, हर कार्बन का ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री है, तो क्लोज टू 109.5 है, तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन भी नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म जो होता है। ठीक, उसके बाद अगला जो बनता है वो बनता है बोट या हाफ चेयर। पहले बना लो, हाफ चेयर ऐसा होता है, ये प्लेन के ऊपर रहता है ऐसा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ये है तुम्हारा हाफ चेयर। हाफ चेयर, ये कौन सा है, चेयर कन्फॉर्मर। तीसरा होता है बोट। ये बोट है, बोट के अंदर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में होता है रिपल्सन, और उस रिपल्सन का नाम है फ्लैगपोल इंटरैक्शन। फ्लैगपोल इंटरैक्शन, रिपल्सन की वजह से फ्लैगपोल इंटरैक्शन, और फ्लैगपोल इंटरैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसको मैं थोड़ा श्रिंक अगर कर पाऊं, देखो। और चौथा जो होता है वो होता है ट्विस्टेड बोट। यही बोट है लेकिन वो ट्विस्ट हो जाता है ऐसा। ऐसा होता है, ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा ये, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। ऐसा रहता है ये, ऐसा ट्विस्ट हो जाता है। तो ये देख रहे हो, ये डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, नो फ्लैगपोल इंटरेक्शन, नो फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ट्विस्टेड बोट में फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, और चूंकि फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होता है तो ट्विस्टेड बोट बोट से ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके अंदर हाई टॉर्सनल स्ट्रेन है। क्या है, हाई टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, क्या है, हाई टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर है तो बॉन्ड पास रहता है तो रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चिल, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, चेयर।
मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? चेयर। ठीक, एंगल कितना रहता है? 111 डिग्री, सारे एंगल्स इसमें 111 डिग्री होंगे। हाफ चेयर, हाई टॉर्सनल स्ट्रेन, फ्लैगपोल इंटरेक्शन, यहाँ फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तुम भी समझ गए होगे, सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर। चेयर के बाद ट्विस्टेड बोट, चेयर के बाद ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट के बाद बोट, और सबसे कम स्टेबल कौन है? हाफ चेयर। सबसे कम स्टेबल कौन है? हाफ चेयर। लीस्ट स्टेबल होता है हाफ चेयर। सो दिस इज द स्टेबिलिटी सीक्वेंस फॉर कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये 4 कन्फॉर्मर है, बस तुमको इतना पता होना चाहिए। जितना बात मैं बताता हूं उतना याद रखोगे तो दुनिया का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। क्लियर? ठीक है। अब इसका भी एनर्जी डायग्राम देखोगे तो उसी के जैसा है, 4 कन्फॉर्मर, उसमें भी 4 मेन था, इसमें भी 4 मेन में है, तो सेम टू सेम उसी के जैसा इसका भी एनर्जी डायग्राम बन जाएगा। तो अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो सिमिलर उसका जैसा बनेगा। इधर लिख दो एंगल ऑफ रोटेशन, क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। इधर लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करेंगे चेयर से, बीच में ऐसा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये अपना कौन है? चेयर। ये कौन है? ये है बोट। ये कौन है? ये है ट्विस्टेड बोट। ये हाफ चेयर। कौन सा? हाफ चेयर। ये फिर से क्या आ गया? ट्विस्टेड बोट। ये कौन सा आ गया? बोट। और ये कौन सा आ गया? चेयर। दिस इज द एनर्जी डायग्राम। सेम टू सेम ये ब्यूटेन जैसा ही एनर्जी डायग्राम बन रहा है, इसमें कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर में होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या होता क्या है, क्यों होता है, ये सब समझ जाओगे। देखो, साइक्लोहेक्सेन में टोटल 12 हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है। साइक्लोहेक्सेन में सॉरी टोटल 12 हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे 2-2। तो अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर में हर कार्बन पे जो 2 है वो ऐसा रहता है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, मतलब एक परपेंडिकुलर रहता है ऊपर की तरफ, और एक ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, और एक जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में रहेगा दूसरा हाइड्रोजन। तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ये मान ले एक्सियल इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल। अब इसका एक्सियल ऊपर है तो इसका एक्सियल जो अगला वाला कार्बन है उसका एक्सियल नीचे होगा, तो इसका एक्सियल नीचे होगा और इक्वेटोरियल ऐसे होगा, ऐसे। फिर ये 1 था, ये 2 है, तो तीसरे वाले का एक्सियल ऊपर होगा और इसका इक्वेटोरियल ऐसे नीचे होगा। ठीक, फिर इसका एक्सियल ऊपर है तो इसका नीचे आएगा, इक्वेटोरियल इधर आ जाएगा। ठीक, फिर इसका ऊपर आ जाएगा और इक्वेटोरियल इसका इधर की तरफ, नीचे नहीं, सेमी प्लेन में रहेगा, इधर मान ले इक्वेटोरियल आ गया। ठीक, अब इसका ऊपर है तो इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सीन है। सो ईच कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, वन ऑफ देम इज एक्सियल जो ऊपर या नीचे है, और वन ऑफ देम इज इक्वेटोरियल जो कि जिस जो कार्बन है उसी कार्बन के पैरेलल या उसी के प्लेन में रहेगा। ठीक है, तो ईच कार्बन कंटेन्स 1 axial hydrogen and 1 equatorial hydrogen। अब इसमें एक बात मैंने तुमको क्या बताया कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऑल्टरनेटली ऊपर और नीचे हैं। अगर यहाँ का ऊपर है तो दूसरे नीचे है, तीसरे ऊपर है। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो 1 और 3 दोनों एक्सियल वाला ऊपर ऊपर है कि नहीं, और 1 और 3 वाला दोनों ऊपर ऊपर है,
तो भाई इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? इसके इसके बीच में रिपल्सन होगा, इसके इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो 1 और 3 वाला जो हाइड्रोजन है उसके बीच में आपस में रिपल्सन हो रहा है, इसी रिपल्सन को बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। 2 एक्सियल हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अब समझो, हाइड्रोजन है तब तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है ये इंटरेक्शन या ये रिपल्सन हाइड्रोजन के केस में। बट अगर कोई ग्रुप लगा दूं मैं, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, साइक्लोहेक्साइल, कोई भी बल्कि ग्रुप लगा दूं एक्सियल पोजीशन पे, तो उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा और उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर कोई भी बल्कि ग्रुप आएगा, कोई भी बल्कि ग्रुप आएगा, कोई भारी ग्रुप आएगा, तो वो एक्सियल में नहीं जाके इक्वेटोरियल में जाएगा। तो बल्कि ग्रुप्स occupies equatorial position to avoid 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अगर मुझे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को अवॉइड करवाना है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं भाई? तो बड़ा मुश्किल से दिख रहा है, बट मैं पढ़ देता हूं और इससे मैं लिखूंगा नहीं। अब ये कलर क्या है? ये बोल क्या रहा है? बल्कि ग्रुप्स ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन टू अवॉइड 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाके इक्वेटोरियल में जाएगा, क्योंकि एक्सियल पे जाएगा तो फिर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया। चलो एक लास्ट टॉपिक इसका बता देता हूं, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? CH2OH। ये एक तरह से ब्यूटेन वाला ही है, ब्यूटेन जैसा ही है। देखो बनेगा वही चारों, H H OH OH H H। ये एंटी बना, जो 4 बनेगा वो सब बता देता हूँ। ये एंटी बना, अब तो तुम भी अपने मन में ये चीज सोच सकते हो, ये H इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ये H इसके जस्ट पीछे आ जाएगा और इसके पीछे OH आ जाएगा। ये तुम्हारा बन गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर अगर मैं 60 घुमाऊं तो अब गॉस बन जाएगा, फिर 60 घुमाऊं तो गॉस बन जाएगा, H H OH OH H H। ये तुम्हारा बन गया गॉस। और फिर 60 घुमा दूं तो फुल्ली इक्लिप्स बन जाएगा, H H OH, इसके जस्ट पीछे OH, जस्ट पीछे H, जस्ट पीछे H, फुल्ली इक्लिप्स। सवाल ये है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट इसके अंदर सवाल ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर कौन है? तो तुम तो सीधा सीधा बोलोगे कि भाई एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे एंटी नहीं है, यहाँ पे गॉस है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो कोई भी ऐसा आएगा, अगर यहाँ फ्लोरीन होता, NH2 होता, कोई भी ऐसा होता जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो गॉस ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि गॉस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किलेशन होता है, किलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा और कीजिएगा। अब ये चीज, यही चीज क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के करवाता, बट यही कॉन्सेप्ट के फॉर्म में मैंने करवा दिया। तो जितना आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा तुमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा तुमको सिर्फ क्वेश्चन लगाने के बाद तुम क्वेश्चंस लगाओ, जम के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो रहा है, खत्म हो गया इनफैक्ट। अगला चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होगा वो जीओसी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और जीओसी जिसको आएगा उसी को आगे का चीज आएगा, जिसको जीओसी नहीं आएगा उसको आगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए
इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जीओसी को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक, उसके बहुत सारे डीपीपी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, उसको भी करवाऊंगा पैरेलली। जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें टाइम भी लगेगा ज़्यादा, बट टाइम का क्या है, अपने पास बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से मेहनत करते रहो और खूब सारे लोगों को शेयर करते रहो वीडियो, सब्सक्राइब करवाओ, फॉलोअर्स बढ़ाओ, थोड़ा मजा आए मुझे भी। ठीक है, वैसे मुझे मजा आए नहीं आए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक, लेकिन तुम लोग अगर चाहते हो कि और अच्छे और बच्चों तक पहुंचे ये चीज, बच्चों को फायदा हो, तो तुम उसको शेयर या सब्सक्राइब जो भी है कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।